हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है हमारा 17 जनवरी 2026। तो आज के द हिंदू में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल वेराइटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी पे, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बिना कुछ देर किए हुए। पहला हम लोग का मुद्दा क्या है वो हम लोग देखते हैं। पहला जो बोल रहा है हमारा, कह रहा है क्या कि आपका एक्सपर्ट पैनल सेट्स नॉर्म्स फॉर रिलीजियस साइट्स इन सेंचुरीज। ओके, ये क्या है, न्यूज आया है। क्या है ना इसमें कि जो सेंचुरी होते हैं मतलब अभ्यारण्य होते हैं, उसमें क्या हुआ है कि पर्यावरण मंत्रालय के एक शीर्ष विशेष निकाय ने राष्ट्रीय वन्य जीव जो बोर्ड की स्थापित अस्थायी समिति बना है, उन्होंने क्या कहा है कि वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के भीतर जो धार्मिक संरचनाओं के लिए जो भूमि का उपयोग होता है ना, उससे जुड़े एक दिशा निर्देश जारी जारी किया है। ओके, कौन जारी किया है? आपका राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है SCNVW। ओके, एल, ठीक है। यह कदम पहली बार सामने आया है, ठीक है। ये जो कदम है ना, पहली बार सामने एक मामला के बाद उठाया गया है जो गुजरात में बालाराम अंबाजी वन्य जीव अभ्यारण्य से जुड़ा हुआ है। क्या है ना कि यहाँ पे बालाराम अंबाजी वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहाँ क्या है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि बालाराम अंबाजी वन्य जीव अभ्यारण्य में जो गुजरात में है, राज्य सरकार के अनुसार अभ्यारण्य के भीतर क्या है, बलराम मंदिर है और अंबाजी मंदिर है स्थित है। ये क्या है, ऐतिहासिक मंदिर ये बताया गया, ठीक है। तो कहाँ है ये? बालाराम अंबाजी वन्य जीव अभ्यारण्य में मंदिर है जो राज्य सरकार के अनुसार अभ्यारण्य के भीतर है, बालाराम और आपका अंबाजी मंदिर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है इसमें कि जुलाई 2024 में ना ये जो आपका SCNVW जो है आपका, जो वन्य जीव अभ्यारण्य पर जो अस्थायी समिति है, उसने क्या कहा है कि आपका प्रमुख श्री जो मुकुंदपुरी जी महाराज सेवा ट्रस्ट एक था, ठीक है, उसको क्या कहा था, 0.35 हेक्टर वन भूमि उपयोग करने की अनुमति दिया था। कौन? आपका इसको किसको? प्रमुख जो श्री और प्रमुख श्री मुकुंदपुरी जी महाराज सेवा ट्रस्ट को, ठीक है। आपका आधार क्या इसको बनाया गया था कि संरचना जो होगा फॉरेस्ट राइट सेटलमेंट से पहले से मौजूद था, ठीक है। चीफ वाइल्ड लाइफ जो वार्डन होता है ना एवं राज्य सरकार की ये स्वीकृति प्रदान किया गया था। ओके, फिर 2024 में क्या हुआ इसका ना, जब ये 2024 में क्या किया गया कि इसी को पलट लिया गया। SCNV जो अस्थायी समिति है वन जीव अभ्यारण्य पे आपका, उसने क्या हुआ कि अपनी जो मंजूरी लिया था वो क्या हुआ कि वापस ले लिया। क्यों? कारण क्या था कि सदस्य जो डॉक्टर HS सिंह ने आपत्ति जताई, ठीक है, कि ट्रस्ट का अधिकार न तो फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट में दर्ज था, न ही किसी सरकारी रिकॉर्ड में था। इसलिए क्या हुआ, उसको क्या किया गया, आपका चेतावनी दिया गया। ये मामला जो है कई खतरनाक है, ठीक है, खतरनाक एक मिसाल बन सकता है। भविष्य में अन्य धार्मिक संस्थाएं भी संरक्षित क्षेत्रों में भूमि का मांग किया जा सकता है। ये पता है मतलब है ना कि राज्य बनाम ये धार्मिक मुद्दा जुड़ गया, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि इसको कि ऐसा मांग मतलब कोई और ना उठाए, इसीलिए क्या किया गया कि ये मतलब अपना वापस ले लिया जो पहले स्वीकृति प्रदान किया था। ओके, अस्थायी समिति कौन? वर्ल्ड जो वन्य जीव अभ्यारण्य वाले। ओके, समिति के भीतर जो क्या हुआ आपका कि क्या चला आपका, यहाँ पे बहस चला, ठीक है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट जो होते हैं, उन्होंने क्या कहा कि देश में कई अभ्यारण्य ऐसे हैं जहाँ तक अभी तक जो है ना अधिकारों का निपटान नहीं हुआ है। और पर्यावरण मंत्री जो अभी कब कौन है हमारे पर्यावरण मंत्री? भूपेंद्र यादव, ठीक है, जो SCNVW के अध्यक्ष हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, SCNVW का जो अध्यक्ष होता है वो पर्यावरण मंत्री ही होता है। तो ठीक है, तो ये भी आपको हो गया, पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत में अनेक पवित्र गुफाएं एवं धार्मिक स्थल है और वनों और वन्य जीव क्षेत्रों में स्थित है, जिनका उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में है। श्रद्धालुओं द्वारा विकास को क्या कहा गया? आस्था का विषय बताया गया। लेकिन निर्णय क्या हुआ? क्या निर्णय हुआ कि धार्मिक संस्थाओं से जुड़े मामले को के लिए एक आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाई जाए, जिसके लिए क्या होगा, इसके लिए एक विशेष पैनल बैठे, डॉक्टर HS सिंह होंगे, डॉक्टर आर सुकुमार होंगे। ओके, तो ये आपका निर्णय आया कि एक स्पेशल जो है आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाए। ओके, नया जो दिशा निर्देश जो जारी किया गया ना, क्या कहा गया देखिए
कहा है कि 1980 के बाद जो वन भूमि पर किया गया कोई भी निर्माण या विस्तार, वो क्या माना जाएगा, इनकॉर्चमेंट माना जाएगा, यानी अतिक्रमण माना जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ कि 1980 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम जो हुआ था 1980 में ही लागू हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अपवाद में इसका क्या हुआ। एक्सेप्शनल जो केसेस होता है, यदि क्या हो जाएगा, अगर मान लिया जाए यहाँ पे आपको, एक मिनट आपको मैं बताता हूँ क्या होगा यहाँ पे, कि अगर राज्य सरकार ने अगर कारण युक्त, अगर रीजन देता है, ठीक है, रीजन बेस्ड, अगर दस्तावेजी कृत करता है, डॉक्यूमेंटेड आदेश जारी किया हो, तब ऐसा मामला को केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय को क्या करना पड़ेगा, केस टू केस बेसिस पर विचार करना हेतु भेजा जा सकता है। ओके, तो ये है आपका। आगे बढ़ते हैं। अभी ये दिशा निर्देश सिर्फ राज्यों के साथ विचार विमर्श चरण में है। तो ये मुद्दा था, ठीक है ना। इससे आपको पता चल गया कि राज्य और बनाम धार्मिक जो मुद्दा जुड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं आपको राज्य को धर्म से जोड़ा जा रहा था, इसलिए ये कमेटी क्या हुआ आपका, इसको क्या कहा कि नहीं, इसको अनुमति फिर वापस ले लिया। ठीक है, जो अनुमति दिया था जो। अब हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये क्या है आपका, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। क्या है आपका, वन शिव आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एनवीडब्ल्यू की अस्थाई एक समिति है। ठीक है, नेशनल जो बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है ना, उसका एक अस्थाई समिति है आपका स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, जो संरक्षित क्षेत्रों को, जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, उससे महत्वपूर्ण जो मामले होते हैं उस पर कौन निर्णय लेता है, तो याद रखिएगा, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर आपका वाइल्ड लाइफ। ओके, कानूनी आधार क्या प्रदान करता है कि फॉरेस्ट एक्ट जो अधिनियम है आपका, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अधिनियम 1972 के अंतर्गत गठन किया गया था इसको। ठीक है, अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय पर्यावरण एवं जो वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय होते हैं, जो अभी कौन है हमारे, आपका भूपेंद्र यादव है। ठीक है, भूपेंद्र यादव। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा, भूपेंद्र यादव। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि वर्तमान में भूपेंद्र यादव है। सभी बड़े विकास प्रस्ताव जो होता है ना आपका, वो कहीं ना कहीं आपका कहाँ होता है, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ जो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर 10 किलोमीटर को इको सेंसिटिव जोन कहा गया। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई नेशनल पार्क है, तो इसके 10 किलोमीटर दायरे तक आपका क्या रहेगा, आपका इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, ESZ ओके में हो, क्योंकि ठीक है। और आगे क्या कर रहा है, ये आपका SCNBWL की मंजूरी इसके लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ओके, और 1980 के बाद वाले जो वन भूमि है ना, उस पर निर्माण जो है समानता अतिक्रमण माना जाता है। मान लिया जाए 1980 के बाद जो भी इसमें विकास हुआ या कुछ भी हुआ, तो उसको क्या माना जाएगा, इनक्रोचमेंट माना जाएगा, यानी आपका अतिक्रमण माना जाएगा। और ये केस टू केस बेसिस पर अपवाद सुझा सकता है कौन, आपका समिति जो स्टैंडिंग कमेटी फॉर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इसका संरचना क्या होता है आपका, तो संरचना जो आप लोग हम पीछे हम लोग देखें कि एक अध्यक्ष होता है जो पर्यावरण मंत्री होता है, सदस्य होता है जो वन जीव या पारिस्थितिकी का विशेषज्ञ हो, NGO प्रतिनिधित्व बनता है, राज्य केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी बनते हैं, वैज्ञानिक जैसे IUCN का हो गया, WII का से जुड़े विशेषज्ञ इसके सदस्य बनते हैं। और मुख्य कार्य क्या करता है, ये आपका संरक्षित क्षेत्रों में परियोजनाओं को अनुमति या स्वीकृति कर सकता है, जैसे सड़क हो गया, रेल हो गया, खनन हो गया, पावर लाइन हो गया, बांध हो गया, धार्मिक हो गया, पर्यटन ढांचे, ये सब क्या ये आपका इसी का स्वीकृति लेना पड़ता है। और लैंड डाइवर्जन मामलों पर भी ये क्या देता है, आपका निर्णय देता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। वन जीव संरक्षण बनाम विकास के बीच ये संतुलन पैदा करता है, और राज्यों के प्रस्तावों पर विशेष शर्तें मतलब मिटिगेशन में मेजर्स तय करना इसका कार्य है। ओके, अगला जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपका कि वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। इसके लिए मैं आपको पूरे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, पीछे भी मैं पढ़ाया हूँ आपको, जो आपका स्टैंडिंग कमेटी फॉर आपका नेशनल बोर्ड वाइल्ड लाइफ जो है उसके बारे में मैं पढ़ा दिया। ठीक है, आपको दोबारा पढ़ने का कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और वैसे ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो एक्ट है वो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसके बाद आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो क्या है इसके में
कि मतलब 1980 के बाद जो वन भूमि पर किया गया कोई भी निर्माण सामान्यतः क्या होता है, अतिक्रमण माना जाता है। अधिनियम लाने की आवश्यकता जो था इसी के लिए कि राज्यों द्वारा बड़े पैमानों पर क्या हो रहा था ना कि वन भूमि को गैर वन उपयोगों में बदलना शुरू कर दिया था, तो इसीलिए इसको लाया गया था। देखिए क्या हो जाता है, इससे अनियंत्रित खनन होने लगा, उद्योग होने लगा, सड़क बांध का निर्माण करवाने जाने लगा राज्य की तरफ से। ओके, केंद्र द्वारा वन संरक्षण पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये उद्देश्य से लाया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य जो हम लोग माना जाएगा, जो क्या है इसका लाने का, वनों का संरक्षण और क्षरण रोकना, वन भूमि को गैर वन उपयोग सीमित करना और जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, ठीक है, और राज्यों के निर्णयों पर केंद्रीय निगरानी करना, इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। इसका महत्वपूर्ण प्रावधान ये करता है, क्या क्या है इसका प्रोविजन, ये भी हम लोग जरा देखते हैं कि धारा इसका 2 जो है अधिनियम का आत्मा कहलाता है, ठीक है। हार्ट ऑफ द एक्ट क्या होता है इसका, धारा नंबर 2 क्या है, किसी भी राज्य सरकार या प्राधिकरण के को केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना निम्न कार्य करने से ये रोकता है। जैसे कौन सा कार्य रोकेगा, धारा 2, ठीक है, तो याद रखिएगा आप, कौन सा कार्य, यहाँ पे आपका वन भूमि को गैर भूमि घोषित करना, ठीक है, वन भूमि को गैर वन परियोजना में हेतु उपयोग करना, वन भूमि को निजी संस्था या व्यक्ति को पट्टे पर देना, प्राकृतिक वनों की कटाई कर वृक्षारोपण करने के, कृषि करने के, इससे क्या होता है, रोकना होता है। नॉन फॉरेस्ट पर्पस भी इसमें शामिल होता है, जैसे आपका खनन हो गया, उद्योग हो गया, सड़क हो गया, रेल हो गया, बांध हो गया, विद्युत लाइन हो गया, आपका पर्यटन एवं धार्मिक ढांचा भी इससे जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको रोकने के लिए आपका लाया गया। और एक चीज और है, गैर वन परियोजना में शामिल नहीं है, ये भी आप याद रखिएगा, जैसे क्वेश्चन बना सकता है कि कौन गैर वन परियोजना में शामिल है, तो ये आप याद रखिएगा, और कौन नहीं है तो ज्यादातर नहीं से पूछता है, ठीक है तो बहुत सारा है लेकिन नहीं है तो ये भी आप याद रखिएगा। जैसे वन संरक्षण से संबंधित गतिविधियां, ठीक है, वन प्रबंधन, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण के कार्य, तो ये सब क्या है आपका वन गैर वन परियोजना में शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पे केंद्र सरकार की क्या भूमिका रहती है उसके बारे में बताया है। क्या कहा गया है कि सभी वन भूमि विचलन प्रस्तावों पर स्वीकृति और स्वीकृति शर्तें तय करने का मतलब किसका भूमिका रहता है, इसका, ये केंद्र सरकार का रहता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए दंड का भी प्रावधान है, जैसे संशोधन हुआ है 2023 वाला, देखिए उसको मैं पीछे नीचे लगा दिया हूँ कि संशोधन के बाद अधिनियम का उल्लंघन, जुर्माना, कारावास, उत्तरदायित्व, ये कंपनी के निदेशक और अधिकारी भी दोषी माने जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी के जो कंपनी रहेंगे वो सिर्फ डायरेक्टर नहीं, मतलब बाकी लोग जो करने वाला, ये निदेशक भी और उसके अधिकारी भी दोषी माने जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक्ट में जो संशोधन हुआ 2023 में 1980 वाला में क्या है, तो क्या बना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 प्रमुख बुद्धि अधिनियम का पहले तो ये नाम बदला गया, पहले वन संरक्षण अधिनियम था, अब वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 किया गया। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2023 में जो संशोधन हुआ उसका बाद नाम क्या रहा, तो वन आपका संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 रखा गया। कुछ परियोजनों को छूट दिया गया, जैसे सीमावर्ती क्षेत्र हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया, रणनीतिक परियोजना हो गया, तो ये सब में क्या है आपका कुछ क्षेत्रों में छूट दिया गया है। और आपका ये है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन जो है के लिए स्पष्ट प्रावधान किया गया कि इसको बोला जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास बुनियादी ढांचे को भी प्राथमिकता इसमें दिया गया है। और एक चीज और था हम लोग को पढ़ने के लिए कि बार बार आ रहा था इनकॉर्चमेंट, मतलब होता है अतिक्रमण, इसका मतलब होता है अतिक्रमण मतलब सरकारी भूमि या वन भूमि या सार्वजनिक भूमि पर बिना वैध अनुमति या अधिकार के किया गया कब्जा या निर्माण या उसका उपयोग करना क्या कहलाता है, इनकॉर्चमेंट कहलाता है, यानी आपका अतिक्रमण कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है आपका अतिक्रमण कहलाता है। तो ये भी याद रखिए, कब माना जाएगा अतिक्रमण, केंद्र सरकार की स्वीकृति या वैध पट्टा या अधिकार जब मान लिया जाए कि भूमि को नॉन फॉरेस्ट पर्पस में प्रयोग किया जाए, जब, ठीक है, फॉरेस्ट राइट जो होता है आपका उसका विविध निपटान या रिकॉर्ड ना हो, तो क्या माना जाएगा आपका इनकॉर्चमेंट माना जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं, मुद्दा क्या है हमारा, अगला जो मुद्दा है, देखिए आपके पीछे वाले में जो मैं है ना पूरे तरीके से मैं आपको वन के बारे में पूरे तरीके से बता दिया। एक अस्थायी समिति था उसका, जो स्टैंडिंग कमेटी, जो सारा मतलब स्वीकृति और अस्वीकृति लेने का काम उसी का है फॉरेस्ट के बारे में, इसलिए मैं उसका राइट एक्ट भी बताया कि क्या है, और धारा उसका जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का जो धारा नंबर 2 है उसका हार्ट ऑफ एक्ट कहलाता है, ठीक है। अब क्या है कि आपका सेकंड है क्या मुद्दा आपका 44,000 स्टार्टअप्स
एडेड इन 2025 सेज मोदी। मोदी जी ने कहे हैं कि 44,000 स्टार्टअप है जो 2025 में जोड़े गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में आए अभूतपूर्व बदलाव को रेखांकित किया है। 2014 से पहले क्या था कि 500 से कम स्टार्टअप थे, और जो अभी केवल कितने थे, 4 जो थे यूनिकॉर्न थे, ठीक है। वर्तमान स्थिति में लगभग क्या है 2 लाख जो है स्टार्टअप हो गए हैं, और लगभग 125 सक्रिय यूनिकॉर्न है। यह भारत में नवाचार, औद्योगिकता और आर्थिक विकास के तेजी के विस्तार को ये क्या रहता है, दर्शाता है। देखिए स्टार्टअप संस्कृति में क्या बदलाव आया, चेंज इन रिस्क टेकिंग कल्चर में क्या आया कि पहले क्या था ना, जोखिम लेने को हतोत्साहित किया जाता था, सुरक्षित नौकरी मतलब मंथली सैलरी को प्राथमिकता दिया जाता था। अब क्या है कि रिस्क टेकिंग मेन स्ट्रीम में बन चुका है, मतलब रिस्क लेना ही मेन स्ट्रीम बन गया है। और इसीलिए क्या है होता है कि उद्यमिता को सामाजिक जो स्वीकृति और सम्मान जो है ना, नए और प्रयोगात्मक विचार जो अब फ्रिंज नहीं बल्कि फैशनेबल हो गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और एक चीज़ और है इसमें कि फंड ऑफ फॉर स्टार्टअप्स जो है, एफएफएस मतलब फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स क्या है, सरकार द्वारा बनाया गया फंड है जो क्या है सीधे स्टार्टअप में निवेश नहीं करता, बल्कि जो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ये फंड के माध्यम से निवेश करता है। तो आप याद रखिएगा फंड फॉर स्टार्टअप क्या है, तो सरकार द्वारा बनाया गया एक फंड है जो सीधे स्टार्टअप में निवेश नहीं करता, बल्कि जो होता है कि अल्टरनेटिव जो इन्वेस्टमेंट फंड के माध्यम से ये क्या करता है, निवेश करता है। ये नहीं कि डायरेक्ट करेगा, ये वैकल्पिक तरीके से निवेश करता है। तो ठीक है, अब तक क्या है आपका कि 25,000 करोड़ रुपया से अधिक क्या हुआ है, निवेश किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या था कि शुरुआती चरण में अर्ली स्टेज में के स्टार्टअप को पूंजी उपलब्ध कराना और निजी निवेश को क्या करना, आकर्षित करना, ये क्या था इसका उद्देश्य था। अगला जो हमारा है आपका फंड ऑफ फंड जो 2.0 बना है, ये महत्वपूर्ण नई पहल है। मतलब स्वीकृति कब मिला, अप्रैल 2025 को मिला, ठीक है। कॉपर्स जो इसमें है कि क्या है, इसमें मतलब कितना खर्चा हो जाएगा आपका, लगभग जो है 10,000 करोड़ रुपया, ठीक है। फोकस क्षेत्र जो है आपका कौन सा पे है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, ठीक है, एआई पे है, मशीन लर्निंग पे है, आपका क्वांटम टेक्नोलॉजी पे है, डिफेंस पे है, एरोस्पेस पे है। तो इस सब पर क्या करा जाएगा, ये केंद्रित है, ठीक है। क्यों जरूरी है डीप टेक स्टार्टअप, ठीक है। डीप टेक स्टार्टअप भी यहाँ पे याद रखिएगा कि डीप टेक स्टार्टअप किसको कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, एआई को, मशीन लर्निंग को, क्वांटम टेक्नोलॉजी को, डिफेंस को और एरोस्पेस को। तो ये क्या कहला जाता है आपका, डीप टेक कहलाता है। क्यों जरूरी है डीप टेक आज के जमाने में, तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तक पहुंचने में लंबा समय लेता है, उच्च जोखिम होता है, इसलिए है सरकार रिस्क कैपिटल की उपलब्धता बढ़ाएगी। ओके, और क्या है हमारा जो यूनिकॉर्न जो है ना, यूनिकॉर्न किस कहते हैं, यूनिकॉर्न वह निजी या प्राइवेट जो स्टार्टअप कंपनी होता है जिसका मूल्यांकन जो है ना, वैल्यूएशन जो होता है 1 अरब अमेरिकी डॉलर, यानी 1 बिलियन US डॉलर को ही क्या बोला जाता है, या इससे अधिक होगा, मतलब जिसका वैल्यू हो जाएगा जिस कंपनी का, उसी को कहा जाएगा आपका बिना शेयर बाजार आईपीओ में सूचीबद्ध हुए, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। तो आपको एक कंसेप्ट पता लगा कि 1 बिलियन डॉलर वाले जो कंपनी है जो बिना जो आईपीओ में सूचीबद्ध नहीं है, तो उसको क्या बोला जाएगा, आपको यूनिकॉर्न कंपनी बोला जाएगा। ओके, भारत में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल जहाँ सबसे अधिक यूनिकॉर्न है आपका इंडिया में है, ठीक है। तो फिनटेक हो गया, ई कॉमर्स हो गया, एजुकेशन टेक हो गया, सैस हो गया, आपका डीप टेक हो गया जैसे एआई स्पेस या डिफेंस, ये सब है क्या आपका 3 शीर्ष है, ठीक है। आपका अगला जो मुद्दा था यहाँ पे नहीं आ पाया है, ठीक है ना, ये आपके बारे में क्या था आपका कि केंद्रीय श्रम उद्योग जो एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया है कि जो सिप्री है ना, स्प्री है, ठीक है, योजना, ये ईपीएफओ और ईएसआईसी में किए गए सुधारों के माध्यम से 1 करोड़ रुपया से अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी नेट के अंतर्गत लाया है, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हैं कि इस स्प्री जो योजना है क्या है, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो स्प्री योजना का फुल फॉर्म जो होता है स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर या एम्प्लॉइज, ठीक है। ये होता है आपका स्प्री, याद रखिएगा क्या होता है फुल फॉर्म, स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स या एंड एम्प्लॉइज, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है आपका स्प्री। ओके, उद्देश्य क्या है इसका, नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों को ईपीएफओ और
आईसी के अंतर्गत स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये याद रखिएगा, जो स्प्री जो चला है आपका स्कीम, क्या कहा जाएगा, जो कर्मचारी या नियुक्त जो किए गए हैं उनके लिए ईपीएफओ और ईएसआईसी में के अंतर्गत स्वैच्छिक इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं कि पिछली अनियमितताओं के या देरी पर दंडात्मक जो कार्रवाई से राहत दिलाने के लिए, ठीक है, आसान एवं डिजिटल पंजीकरण बनाने के लिए, अनौपचारिक जो क्षेत्र के श्रमिकों को औपचारिक सुरक्षा में लाने के लिए ये किया गया है। और आप ये भी याद रखिएगा कि ईपीएफओ और ईएससीआई क्या है, तो ये पीएफओ जो होता है आपका एम्प्लॉयमेंट फंड, आपका एम्प्लॉयज फंड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है। यह एक ऐसा निकाय है कि वैधानिक स्टेचुरी आपका इंस्टीट्यूशन है, बॉडी है, ठीक है। कार्य क्या करता है, भविष्य निधि जो पीएफ पेंशन हो गया, ईपीएस हो गया, बीमा हो गया, ये सब क्या करता है आपका, इसका काम है, ठीक है। और आपका फिर ईएसआईसी जो है वो क्या होता है, आईसी क्या होता है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये क्या करता है, सामाजिक सुरक्षा एक संस्था है जिसमें इसका लाभ जो इससे क्या मिलता है, स्वास्थ्य बीमा, आपका मातृत्व लाभ, बीमारी, विकलांगता एवं मृत्यु लाभ इससे दिया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ओके। और इसका जो आपका की रिफॉर्म्स क्या किया गया, मतलब क्या इसमें सुधार किया गया है, डिजिटलीकरण करना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, यूएन ई नॉमिनेशन होगा, ठीक है। कवरेज को विस्तार किया गया है, नियोक्ताओं के लिए अनुपालन सरल किया गया, श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और पेंशन बीमा सुरक्षा जैसा आपका उपलब्ध कराया है, ठीक है। और आपका देखिए यहाँ पे फिर से आ गया है कि स्प्री का पूरा नाम क्या है, स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, ठीक है। और आपका स्प्री जो है आपका एक केंद्रीय सरकार की पहल है जिसका उद्देश्य है नियोक्ताओं और कर्मचारियों को ईपीएफओ और ईएसआईसी के अंतर्गत पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना, और ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों और अधिक से अधिक श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ सके। तो इसके लिए ये चलाया गया है और इसका उद्देश्य है कि अनौपचारिक श्रमिकों को औपचारिक व्यवस्था में लाना और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना, नियोक्ताओं को स्वैच्छिक पंजीकरण हेतु आपका प्रेरित करना और कंप्लायंस को सरल बनाना, ठीक है। तो ये आपका, और इसके जो मुख्य विशेषताएं हैं, स्वैच्छिक पंजीकरण की सुविधा, पहले के नॉन कंप्लायंस जो है देरी से होता था, पर दंडात्मक कार्रवाई से राहत मिलेगा, डिजिटल और सरल प्रक्रिया आएगा, नियोक्ताओं कर्मचारियों दोनों को क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। हमारा जो एक प्रश्न लगाया गया है कि स्प्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये आप बताइएगा क्या है, नियोक्ताओं और कर्मचारियों को ईपीएफओ और ईएसआईसी में पंजीकरण को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही हो जाएगा, ओके। अगला जो हमारे लिए जो मुद्दा है ये आपका क्या है कि सीड्स बिल अमेड टू प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ फार्मर सेज मिनिस्टर, ठीक है। क्या कहा गया है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो अभी है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, कि ड्राफ्ट सीड बिल को आगामी बजट सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है, उन्होंने ये बताया, ठीक है। क्या है इसमें आपका, सरकार के अनुसार ये विधेयक है क्या, किसानों को क्या देगा, सुरक्षा देगा, बीज की गुणवत्ता पर ये केंद्रित है, पूरे बीज तंत्र में पारदर्शिता लाएगा, सुनिश्चित कराने हेतु एक ऐतिहासिक कानून माना जा रहा है, ओके। अगला जो है हमारा क्या है आगे इसका, कि सीड्स बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये भी देख लीजिए। देखिए, नकली एवं घटिया जो आपका बीजों की बिक्री हो रहा था, ठीक है, सब आपका सुप्रियस और सब स्टैंडर्ड जो है आपका बीजों की आपका बिक्री हो रहा था, और किसानों को इससे क्या हो रहा था कि फसल का नुकसान हो रहा था, आर्थिक क्षति हो रहा था। और मौजूदा जो सीड्स एक्ट है 1966 का समय अनुकूल नहीं है, जिस समय बना था उसका क्लाइमेट भी उस समय का अलग था, और लोगों के प्रति जागरूकता के भी अलग था। अब जो है इस समय के अनुकूल ये 1900 सीड्स एक्ट 1966 का अभी नहीं है। तो ये बता रहा है बीज आपूर्ति श्रृंखलाओं में ट्रेसबिलिटी का क्या है, अभाव है, ठीक है। तो इसलिए आपको लाया जा रहा है। अब इसमें क्या आपको बोला जा रहा है कि ड्राफ्ट जो है आपका सीड्स बिल की प्रमुख विशेषताएं हैं, क्या है आपका, देखिए क्या है कि पहला जो है ना, क्यूआर कोड आधारित एक ट्रेसबिलिटी रहेगा। हर बीज पैकेट पर क्या होगा, एक क्यूआर कोड रहेगा, ठीक है, जिसको आप स्कैन करके आप मतलब देख सकेंगे। स्कैन करने पर किसान जान सकेगा कि क्या है, बीज कहाँ उत्पादित हुआ है, किस डीलर ने सप्लाई किया है और किसने बिक्री किया है, ठीक है। तो पहला तो ये आपका क्यूआर कोड रहेगा, ठीक है, जिससे ट्रेसेबिलिटी रहेगा।
और किसानों की बिक्री, ठीक है, सीड टू सेल ट्रेसेबिलिटी करेगा। और दूसरा क्या है आपका, क्या किया गया कि नकली या घटिया बीजों पर रोक लगाया गया। घटिया बीज जैसे सिस्टम में प्रवेश ना नहीं कर पाएंगे, यदि प्रवेश हुआ तो तुरंत पहचान लिया जाएगा और दोषियों पर क्या होगा, त्वरित कार्रवाई किया जाएगा। तो ये भी इसमें कहा गया है, ठीक है। आपका थर्ड क्या है कि कड़े दंड का प्रावधान भी किया गया है। जैसे नकली या घटिया बीज बेचने पर क्या होगा, अधिक कठोर जुर्माना लगेगा, दंडात्मक कार्रवाई होगा और पुराने कानून की तुलना में सख्त प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ओके। तो और क्या है हमारे लिए ये आपका फोर्थ में क्या किया गया है आपका, कि किसानों को पारंपरिक बीज से सुरक्षित करना है। विधेयक में किसानों द्वारा पारंपरिक जो बीजों के उपयोग और संरक्षण और विनिमय पर क्या है, कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। यह फार्मर राइट्स के सुरक्षा करता है, तो इसलिए ये लाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह से आपको और चाहिए। और प्लीज़ एक छोटा सा हम लोग का मुहिम है 1K का, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे वेराइटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी कुछ देर में ही आपको लगभग आपको 6 बजे या आपका 5 बजे तक आपको एक मैराथन क्लास जो चलने वाला है आपका स्पेशल फॉर बिहार, जो दरोगा का कल एग्जाम है उसके लिए एक चलने वाला है, उसके लिए भी है। और बिहार शिक्षक का है आपका, बिहार AEDO का है। और आपको BPSC में काम भी देगा, आपको JPSC में काम देगा। तो सभी आप लोग जुड़िए, मैराथन क्लास होगा उसमें जो भी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय।